हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर अगर हम स्टार्टिंग से शुरू करें तो हमारे पास जो पीरियड्स हैं हिस्ट्री के उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, फिर वो जो है फूड ग्रोवर्स बने, तो क्या क्या इस टॉपिक में आएगा वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको जो है पूरा क्लास में याद कराने का मेरा पूरा ट्राई रहेगा। आप खुद बताना क्लास के बाद कमेंट करके कि क्या आपको सब समझ आया, सारी जो स्टोरी थी उनको आप लिंक कर पाए या नहीं, और क्या आपको रटना पड़ा है या फिर समझ आ रहा है। अब कोई भी सवाल आएगा तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो वो आप मुझे कमेंट करके क्लास के बाद बताना बेटा। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक हिस्ट्री, हंटर गैदरर्स टू फूड ग्रोवर्स। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन टुडेज क्लास। फर्स्ट इज पीरियड्स ऑफ अर्ली हिस्ट्री, कि जो भी पीरियड्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हंटर गैदरर्स क्या थे, फूड ग्रोवर्स क्या थे, फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कैसे हुआ, क्या था, कौन से एनिमल्स थे, फिर टूल्स कि कौन कौन से डिफरेंट टूल्स यूज हुए, उन्हें क्या कहते थे, किस पीरियड में थे। फिर प्रोमिनेंट साइट्स, मतलब जहाँ पे एक्सकेवेशंस हुए हैं, अर्ली हिस्ट्री की बात हो रही है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी साइट्स थी। उसके अलावा केव पेंटिंग्स, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीरियड्स ऑफ अर्ली हिस्ट्री। पीरियड्स जो है इनके बारे में मैं बात करूं तो एंशिएंट हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द टूल्स यूज्ड बाय द पीपल देन। आपसे कोई पूछे या एग्जाम में सवाल है कि जो हिस्ट्री में हम पीरियड्स डिसाइड कर रहे हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, ठीक है, आयरन एज, ये हम किस बेसिस पे कर रहे हैं। तो मैं अभी शॉर्टरी भी बताऊंगा उसका। चैल्कोलिथिक, आयरन एज, आयरन, चैल्कोलिथिक मतलब कॉपर, तो टूल्स यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे। तो आपसे कोई पूछे कि किस बेसिस पे डिवाइड किया है, तो आप क्या बोलोगे, टूल्स यूज्ड बाय पीपल देन। तो हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पीरियड्स अकॉर्डिंग टू टूल्स यूज्ड बाय द पीपल देन। ठीक है, पैलियोलिथिक आता है सबसे पहले। पैलियोलिथिक का अगर मैं बताऊं यहाँ पे आपको याद कैसे रखना है कि ये टूल के अकॉर्डिंग था, तो ये ग्रीक वर्ड है पैलियोलिथिक। इसमें पैलियो जो है इसका मतलब होता है ओल्ड। क्या होता है? ओल्ड। और लिथिक का मतलब क्या होता है बेटा? लिथिक का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, हिंदी में क्या होगा? पूरा पाषाण काल। स्टोन को क्या बोलते हैं? पाषाण। पाषाण मतलब पत्थर, तो पुराने पत्थर का जमाना। ठीक है, ये चीज क्लियर है। आगे देखते हैं बेटा। तो आगे ये कुछ पीरियड्स है। ठीक है, तो इनमें हमारा सबसे पहले आता है पैलियोलिथिक पीरियड, जिसको हम कहते हैं ओल्ड स्टोन एज। पैलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज, हिंदी में पूरा पाषाण काल। ये हमारा था 2.6 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 10,000 बिफोर क्राइस्ट एरा। 2.6 मिलियन का मतलब क्या हुआ? 26 लाख साल पहले से लेके 10,000 बिफोर क्राइस्ट एरा, ईसा पूर्व। फिर आता है मीजोलिथिक। मीजोलिथिक का मतलब मीडियम या लेट स्टोन एज। ठीक है, क्या होगा? लेट स्टोन एज, मध्य पाषाण। ये कब था? ये हमारा था 10,000 BC से लेके 6,000 BC। ठीक है, अराउंड ये है, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हम, क्योंकि कई जगह क्या होता था कि नए टूल आ गए, कई जगह पुराने ही चल रहे हैं, तो एक ओवरलैप हो गया। तो लेकिन एक रफली हमने मान लिया कि भाई 6,000 है। 10,000 में ये चेंजेस इसलिए आए, वो 10,000 तक ही क्यों चला? क्योंकि एक्चुअली हुआ ये था कि पहले आइस एज था, पूरी पृथ्वी काफ़ी ठंडी थी, यहाँ तक कि ये अपने जो राजस्थान, MP, UP, यहाँ भी बर्फबारी होती थी। फिर धीरे धीरे अराउंड 10,000 BC के पास वार्म कंडीशंस आने लगी, पृथ्वी थोड़ी गर्म रहने लगी, और तब से 10,000 BC से आज तक गर्म ही हो रही है। हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की वजह से पिछले 10 सालों से गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। हर साल ये बोलते हैं कि वार्मेस्ट ईयर ऑन द प्लैनेट, वार्मेस्ट ईयर सिंस द सेंचुरीज। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्यों? क्योंकि ये जो है क्लाइमेट चेंज धीरे धीरे हमें चेंज कर रहा है। तो ये कब हुआ था? 10,000 में जो है वार्म कंडीशंस आने लगी थी, इसलिए उसके बाद टूल्स भी चेंज हो गए थे लोगों के। फिर आता है बेटा नियोलिथिक। समझ आ रहा है ना बेटा कि रीजन क्या है उनके पीछे? रटना नहीं है। नियोलिथिक, नियो मतलब न्यू, लिथिक मतलब स्टोन, तो बस न्यू स्टोन एज। क्लियर? नव पाषाण काल। ये कब था हमारा? ये था 6,000 BC से लेके 10,000 BC। क्लियर है ये चीज? अगला
चैल्कोलिथिक, चैल्कोलिथिक का मतलब क्या है बेटा पता है? कॉपर वाले, क्या है? कॉपर टूल्स। ताम्र पाषाण, हिंदी में ताम्र कहते हैं। ये था हमारा, देखो यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है 1000 एंड 3000। तो कुछ ऐसी जगह थी जहां पे न्यू स्टोन भी यूज हो रहे थे और कुछ ऐसी थी जहां पे कॉपर के स्टोन आ चुके थे। एक ही जगह पे, मतलब एक ही क्षेत्र, सब कॉन्टिनेंट हमारा इंडिया मान लो, तो वहां पे जो है कहीं कॉपर के यूज हो रहे थे तो कहीं न्यू स्टोरेज। आई होप ये क्लियर है। फिर कहीं जो है हमारे आयरन के भी चल रहे थे। अब देखो कॉपर के कब तक है? 500, लेकिन 1500 BC पे ही आयरन दिख रहा है आपको। तो ऐसी भी जगह थी जहां पे आयरन या लोहे के टूल्स आ चुके थे। तो वो कब था हमारा? 1500 बिफोर क्राइस्ट एरा से लेके 200 बिफोर क्राइस्ट एरा। ये चीज क्लियर है? अच्छा, सबसे लंबा इनमें से कौन सा है बेटा? देखो तो ये देखो, ये कितना हुआ? ये तो करीब करीब 1300 साल हुए, 1300। ये हो गया 2500, ये हो गया हमारा 5000, ये भी हमारा 5000 हो गया, ठीक है, 4000 5000। ये देखो कितना है, 26 लाख से लेके 10,000, तो करीब करीब 25,90,000 साल हो गए। सबसे बड़ा पीरियड ये है इन सब में से। अगर हम सबको जोड़ दें तो ये इनका 99% आएगा, क्योंकि 26 लाख साल और बाकी के 2, 4, 5,000 साल। तो ये हमारी हिस्ट्री का 99% पीरियड कह सकते हैं हम, कि जब हमने ओल्ड स्टोन यूज किए थे पैलियोलिथिक में। तो सबसे बड़ा पीरियड कौन सा है? एग्जाम में पूछ ले, आप बोलोगे पैलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज। क्लियर है? अब पैलियोलिथिक में भी जो है 3 पार्ट्स है। कौन से? दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ये मैंने अभी आपको बता दिया बेटा। अब ये जो 3 पीरियड है इनके बारे में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आया था लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है। ये हमारा कब से था बेटा? ये आप मान लो कि 2.6 मिलियन ईयर्स से लेके 1 लाख 1000, 10,000 एंड 1 लाख, ठीक है, 1 लाख बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है, यहां तक मान लो। उसके बाद हमारा बेटा सेकंड कौन सा है? मिडल वाला, ठीक है। टूल्स चेंज हुए थे, इसलिए हमने इनको 3 में डिवाइड किया है कि टूल्स हमारे अलग आए थे। मिडल पैलियोलिथिक, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे भी लिख देंगे कि ये जो है निचला, फिर ये मध्यम, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल, ये हो गया। तो ये हमारा कब से कब तक था बेटा? ये हमारा 1 लाख से स्टार्ट कर दो आप, 1 लाख BC से लेके 40,000, ये हो गया BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है। अगला अब हमारा आ गया अपर, ठीक है। तो अपर कब था बेटा? ये हमारा आ गया फिर 40,000 BC टू 10,000, जो कि हमारा लास्ट फेज है पैलियोलिथिक का, ठीक है। तो 10,000 BCE। क्लियर है ये चीज? ठीक है, समझ आ रहा है ये चीज कैसे हमने किया? तो ये हमारे 3 पीरियड्स हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे पहले लोअर, फिर मिडल एंड फिर अपर। अगला है हंटर गैदरर्स। अब क्या थे हंटर गैदरर्स बेटा? इसको, कहानी को समझो यहाँ पे, फिर अपन पढ़ेंगे इस बारे में। नाम से ही क्लियर है, हंटर। ये जो हंट करते थे वाइल्ड एनिमल्स का, खाने के लिए कुछ तो चाहिए। उस जमाने में हंटिंग करते थे, वाइल्ड एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गए, फिश हो गया, इनका हंटिंग करते थे। ये तो हो गया हमारा मतलब कि हंटर से। गैदरर्स, गैदर करना, क्या चीज़ गैदर, क्या इकट्ठा करते थे? तो ये करते थे फल, फूल, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ठीक है, पत्ते। आज भी हम हरे पत्ते खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, फूल अपना फ्लावर्स खाते हैं, है ना, फ्रूट वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें गैदर करना। इसके अलावा सीड्स हो गया, नट्स हो गया, तो ये सारा जो भी प्रकृति में मिलता था, ठीक है, वेज आइटम्स, तो वो सारा ये कलेक्ट करते थे। We know about people who lived in subcontinent, Indian subcontinent, as early as 2 million years ago, मतलब कि 20 लाख साल पहले। Today we describe them as hunter-gatherers. The name comes from the way in which they got their food. तो नेम कहाँ से आया? ये
द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट फूड, ठीक है। फिर है जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs, अंडे भी, ठीक है। The immense variety of plants in a tropical land. अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, हमारा क्या है कि एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो ये जो ट्रॉपिक्स और इक्वेटोरियल होता है, यहाँ पे जो है बारिश बहुत होती है, गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, सारा सब कुछ होता है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे प्लांट्स की वैरायटी बहुत है, फ्लोरा की भी और फौना की भी, जानवरों की भी और वनस्पति की भी। तो उस वजह से खूब डिफरेंट टाइप की जो है फल फ्रूट सब मिलते हैं। द इमेंस वैरायटी ऑफ प्लांट्स इन अ ट्रॉपिकल लैंड लाइक आर्स meant that gathering plant produce was an extremely important means of obtaining food. तो यहाँ से भी जो है gathering plant produce भी एक important जो है मीन्स था खाने को प्राप्त करने का। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ता हूँ। अब ये मैं आपको एक फोटो के थ्रू दिखा रहा हूँ बेटा कि कैसे मतलब कि हंटर गैदरर से फिर बाद में जो है फूड ग्रोवर्स बने। तो अब उस जमाने में तो कैमरे होते नहीं थे, तो ये एक जो है इस तरह का एनिमेटेड दर्शाया गया है। तो यहाँ से स्टार्ट करें तो ये नदी है, नदी के पास रहते थे क्योंकि उन्हें पीने के लिए पानी चाहिए, जानवर रख रहे थे, बाद में डोमेस्टिकेशन हुआ तो उनको भी पानी चाहिए। उसके अलावा इस पानी में जो है वो फिशिंग भी करते थे, तो ये नदी होगी। उसके बाद में इन पे आऊँ तो ये आपको जो है कैटल्स दिख रही है बेटा, कैटल्स है, गाय बैल वगैरह भैंस, तो इनका भी डोमेस्टिकेशन होता था। उसके अलावा ये देखो ये फसल काट रहे, ठीक है, हाशिए से, तो हमारा जो है ये खेती भी करने लगे, एग्रीकल्चर फार्मिंग। फिर साथ में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ये आप देख रहे हो डॉग वगैरह भी यूज़ करते थे, ये टूल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। फिर ये मोटल्स एंड पैशल्स, अनाज को आज भी आपने सुना होगा या देखा होगा गांव में घट्टी यूज़ करते हैं, ठीक है, ऐसे इस तरह से उससे अनाज को आटा बनाते हैं। आजकल तो खैर चक्की वगैरह आ गई, काफ़ी मॉडर्न सिस्टम हो गया, लोग मार्केट से भी आटा लेते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में इस तरह का यूज़ होता था। तो ये क्या कर रहे हैं, उस अनाज के दाने ग्रेन्स से फ्लो आटा बनाने का काम, ठीक है। फिर ये इन्होंने अपनी हट्स वगैरह बना ली है, ये आप पिग भी देख सकते हो, पिग को मीट के लिए यूज़ करते थे। तो इस तरह से आप ये फोटो के थ्रू काफ़ी चीज़ें देख के एनालाइज कर सकते हो कि उस ज़माने में कैसी लोगों की लाइफ थी। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि ये जो रेड कलर में, रेड ट्रायंगल में आपको जगह दिख रही है, यहाँ पे हमको एविडेंस मिले हैं हंटर गैदरर्स के। तो बेटा एग्जाम में सवाल क्या आएगा कि कौन सी जगह है जहाँ पे हमें हंटर्स गैदरर्स के साइन या एविडेंस मिले हैं। समझ आ रहा है? फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। तो ये जो है हमारी 3 जगह है बेटा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहला है हमारा भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। दूसरा है हंसगी, हंसगी में ट्रायंगल दिख रहा है रेड कलर का, और तीसरा दिख रहा है कर्नूल केव्स। भीमबेटका हमारा है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश। हंसगी, हंसगी हमारा है कर्नाटक के अंदर। कहां पर है? कर्नाटक। कर्नूल केव्स, कर्नूल केव्स कहां है बेटा? ये है आंध्र प्रदेश। कहां है? आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश के अंदर। क्लियर है ये चीज? तो ये 3 चीज याद रखना। आपको क्या दे सकते हैं बेटा कि हंटर गैदरर्स के एविडेंस कहाँ नहीं मिले हैं। एक ऑप्शन ये दे देगा भीमबेटका, एक हंसगी, एक कर्नूल केव्स, और तीसरा दे देगा चिरांड। तो आप उसके इनके अलावा जो भी जगह दी होगी उन पे टिक नहीं करेंगे कि हाँ मतलब कि वो गलत है। तो हमें रॉन्ग पूछा होगा तो हम इन तीनों के अलावा जो भी ऑप्शन होगा उस पर टिक करेंगे। आई होप क्लियर है ये बेटा। अगला आ गया फूड ग्रोवर्स। फूड ग्रोवर्स क्या है, मतलब कि उन्होंने कैसे फिर यानी कि खुद से फार्मिंग करना स्टार्ट किया। तो इसमें मैंने आपको बताया था अभी अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, ये 2000 हम हटा दे तो 10,000 बिफोर क्राइस्ट एरा वार्म कंडीशंस आने लगी। तो वार्म कंडीशंस आई तो हुआ क्या कि यहाँ पे ग्रासलैंड बनने लगे। पहले स्नो वगैरह बर्फ होता था तो कहाँ से आएगा। फिर क्या हुआ, वार्म कंडीशंस हुई, ग्रासलैंड, ग्रासेज आने लगे। ग्रास भी राइस, वीट, बार्ले, ये सब क्या है? ग्रास है एक तरह से। पेड़ तो है नहीं, वो देखे होंगे अगर आपने उनके पौधे। तो ये ग्रासलैंड आने लगे, तो लोगों ने इनको देखा, ऑब्जर्व किया, इनको खाया भी, उन्हें सही भी लगा। फिर अब इंसानी दिमाग तेज था, वो उन्हें देखते थे कि अच्छा ये किस मौसम में उगते हैं, कितना पानी ये जो है ले रहे हैं, ये पानी में उग रहा है, ये पानी में, जैसे राइस है, पैडी, चावल, वो पानी के अंदर होता है।
तो कि अच्छा ये पानी में ये वीट का ऐसे, बार्ले का इस तरह से है, किस मौसम में हो रहा है, कैसे क्या इनके बीज से भी ये उग रहे हैं, उन्होंने पूरा नोटिस किया वो चीज़। फिर उन्होंने क्या किया, उनको खुद से उगाना स्टार्ट किया कि क्यों हम जंगल जंगल भटक के ग्रासलैंड से वहाँ से हम ग्रेन को कलेक्ट करें, हम खुद ही उगा लें। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, अब ये जो फिर ये भी आने लगे, अब वार्म कंडीशंस आ गई तो डियर हो गए, हिरण वगैरह, बकरी, भेड़, शीप, ये सब ज़्यादा क्वांटिटी में होने लगे नेचर में। तो पहले तो इनका शिकार करके खाने लगे, फिर वो उनका पैटर्न भी देखने लगे कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि ये तो हार्मफुल एनिमल्स नहीं है, ये जो है घास खा रहे हैं, और ऊपर से जो है जैसे शीप है तो कि इसकी वूल अच्छी है, इससे हम हमारा ऊनी कपड़े बना सकते हैं, इनका मांस तो खा ही सकते हैं, मीट। उसके अलावा अब जैसे बकरी है, उसका हम दूध भी यूज़ कर सकते हैं, कैटल हो गए, बफेलो। तो ये सब जो है धीरे धीरे इंसान ने स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, और फिर वो डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का किया, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो इसके बारे में अब मैं आपको डिटेल में बता दूं तो अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, ठीक है, कब हुआ डोमेस्टिकेशन, ये फूड ग्रोअर्स, फार्मिंग वगैरह, अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, मतलब कि 10,000 बिफोर क्राइस्ट एरा। मेजर चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद ए शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस इन मेनी एरियाज, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। क्लियर है? This in turn led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle, that is animals that survived on grass. तो कौन कौन से एनिमल है? sheep, cattle, deer, antelope and goat. क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ता हूँ। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits, कि ये क्या खा रहे हैं क्या नहीं, ब्रीडिंग सीजन क्या है इनका, कि मतलब प्रजनन कब कर रहे हैं, ठीक है, इनके बच्चे या ऑफस्प्रिंग कब हो रहे हैं। It is likely that this helped people to start thinking about herding, कि उनका पालन करना, ठीक है, चराने का और उनको जो है पालने का, rearing these animals themselves, and fishing also became important. तो फिशिंग भी किया, हर्डिंग भी किया, rearing भी किया, ठीक है। This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley and rice, wheat, barley and rice grew naturally. प्रकृति ने खुद जो है उगा के दिया in different parts of the subcontinent. Men, women and children probably collected these grains as food and learnt where they grew and when they ripened, कि कब जो है उग रहे हैं, कब पक रहे हैं, कब हम इन्हें काट के ला सकते हैं। This may have led them to think about growing plants on their own. तो इसकी वजह से उन्हें लगा कि हम खुद जो है प्लांट्स को उगा सकते हैं, और फिर उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की। They began looking after plants, protecting them from birds and animals. ठीक है, तो हुआ क्या कि अब चलो आपने बना तो दिया, फार्मिंग वगैरह कर रहे हो, लेकिन ऐसे ही सक्सेसफुल थोड़ी होगा। जंगली जानवर आ गए, उन्होंने जो है आके फसल बर्बाद कर ली, खा गए, तो प्रोटेक्शन भी जरूरी था, इसलिए कुत्ते रखते थे कि कोई आएगा तो कुत्ता उन्हें भगा देगा। From birds and animals, so that they could grow and the seeds could ripen. In this way, people became farmers. तो अब आपको पता लग गया कि फार्मर्स कैसे बने, कहानी पता लग गई कि पहले सीखा कैसे ये जो है अनाज, ग्रेन्स वगैरह ग्रो हो रहे हैं, फिर उसके बाद उन्हें लाया, फिर उनकी प्रोटेक्शन भी किया और फिर उनको यूज किया। अगला है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। डोमेस्टिकेशन वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। सिमिलरली फार्मिंग वाला ही उसी की तरह डोमेस्टिकेशन क्या हुआ, कब हुआ? 12,000 ईयर्स अगो, मतलब कि जब वार्म कंडीशंस आने लगी। Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. अगर अब देखो, एक तो सवाल हमारा ये बन जाएगा कि कब था, तो बेटा आप ये बता दोगे, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है, आप टाइम बता दोगी। दूसरा, अर्लीस्ट प्लांट्स कौन से थे बेटा, तो आप क्या बोलोगे? अर्लीस्ट प्लांट्स थे डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट एंड बार्ली। क्लियर है? द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कौन से थे, आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देंगे कौन से थे। अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स शीप एंड गोट, मतलब कि बकरी और भेड़। अब हम आते हैं टूल्स के ऊपर। आपको टूल्स दिख रहे हैं, ये इस तरह के छोटे टूल्स भी हैं और बड़े टूल्स भी हैं।
होता ये था कि पहले के टाइम पे बड़े बड़े टूल्स यूज किए जाते थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे छोटे टुकड़े, फिर उसके बाद ऐसे हो गए कि उन्हीं छोटे टुकड़ों को जो है फाइन कर दिया। जैसे आजकल चाकू होता है इतना सा, उसके ऊपर आगे की जो धार होती है कितनी तीखी होती है, शार्प होती है ना। तो उनका जो है फाइन कटिंग एज भी आने लगी, ठीक है। तो ये छोटे होते गए। तो क्या कह रहा है ये कि सम स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग मीजोलिथिक कौन सा था? लेट स्टोन एज, मीडियम वाला, है ना। मीजोलिथिक कब तक था बेटा? 10,000 to 6,000 था। क्लियर है ये चीज, ठीक है। रटना नहीं है, फोटो याद करो। मैंने जब वो लिखा हुआ दिखाया था उस इमेज को लाओ माइंड में। 10,000 to 6,000, तो 10,000 to 6,000 BC मीजोलिथिक हो रहा। जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रो माइक्रो से ही हमें पता पड़ रहा है कि छोटे। लिथ मतलब हमें पता है स्टोन होता है, ठीक है। तो छोटे स्टोन, ये देखो ये रहे, तो ये हमारा क्या है बेटा? ये है माइक्रोलिथ। तो ये कब थे? आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो बेटा आप क्या बोलोगे? ड्यूरिंग मीजोलिथिक। सवाल आएगा ऐसे कि माइक्रोलिथ कब यूज करते थे? पैलियोलिथिक में, मीजोलिथिक में, नियोलिथिक में, चैल्कोलिथिक में, आयरन एज में? आप बोलोगे बेटा ड्यूरिंग मीजोलिथिक। माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन। अब इनको यूज कैसे करते थे? ये तो छोटे छोटे थे, ठीक है। बड़े हो तो चलो फेंक दिया या फिर यूं हाथ में ऐसे लेके चल रहे, क्योंकि वो तो जो डंडे के ऊपर भी फिक्स नहीं होते ना हड्डी के ऊपर। तो ये छोटे थे, तो अब इनको कैसे यूज करेंगे? तो जैसे ये मान लो कि लकड़ी का एक टुकड़ा हो गया, या फिर कि चलो किसी जानवर की हड्डी का टुकड़ा हो गया, उसके आगे बांध देते थे और फिर उसको भाले की तरह यूज किया। आप भाले की तरह यूज करो या ऐसे चाकू की तरह यूज करो चीर फाड़ के लिए, या भाले की तरह। तो उनको जो है कहाँ कैसे यूज करते थे? हैंडल्स, स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन और वुड, स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक दीज टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल्स। एट द सेम टाइम older varieties of tools continue to be in use। उसी समय ये पुराने भी साथ में यूज करते थे। इनका अलग रोल था, उनका अलग रोल था। तो माइक्रोलिथ कब आए? मीजोलिथिक टाइम में। अगला है कि नियोलिथिक टूल्स वर पॉलिश्ड टू गिव ए फाइन कटिंग एज। अब वो हमने देख लिए मीजोलिथिक के। अब अगर हम बात करें नियोलिथिक, तो नियोलिथिक में कैसे थे? फाइन कटिंग एज, एकदम जो है शार्प, कि यानी कि इजीली अगर उस पर यूं काटे तो एनिमल्स की चमड़ी इजीली कट जाए, ठीक है, स्किन। अगर आपको देखो फोटो के थ्रू समझ रहा हूं, तो ये आप देख रहे हो किस तरह से इनको जो है एकदम शार्प आपको दिख रहे होंगे, ये चीज की काफी ये शार्प दिख रहे हैं। तो ये जो है फाइन कटिंग एज कब थी बेटा? नियोलिथिक। तो सवाल आएगा कि फाइन कटिंग एज या फिर कि नियोलिथिक में किस तरह के थे? तो फाइन कटिंग एज या फाइन कटिंग एज किस वक्त थे? तो आप बोलोगे नियोलिथिक। क्लियर है ये चीज? अगला देखते हैं बेटा, मोटर्स एंड पेशल्स यूज करते थे। मोटर्स एंड पेशल्स मतलब ये इस तरह का एक पत्थर का होता था, उसमें यहाँ पे आपने हल्का सा खड्डा होता है, उसमें आपने ग्रेन्स या अनाज के दाने डाल दिए। फिर उसके बाद उनको जो है इस तरह से एक बड़ा पत्थर होता था, उससे उनको घिस घिस के उनका आटा बनाते थे। तो ये जो है यूज करते थे फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। मोटर एंड पेशल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे several thousand years later। अभी भी यूज करते हैं, गाँव में काफी जगह यूज होता है। तो नियोलिथिक के टाइम ये यूज होते थे मोटर्स एंड पेशल्स। कब यूज होते थे और इनका काम क्या था? यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन। सवाल क्या आ सकता है? पहला सवाल मोटर्स एंड पेशल्स कब यूज होना स्टार्ट हुए? नियोलिथिक कब था बेटा? 6000 से 1000 BC। याद है ना? लिख लो आप, 6000 से 1000 BC, ठीक है बेटा। ये हो गया। और किस लिए यूज करते थे? आटा बनाने के लिए। आटा मतलब ग्राइंडिंग ग्रेन्स। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ो। अगला है टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक, सबसे पुराना वाला। टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड। अब वो पैलियोलिथिक सोचो, ओल्ड स्टोन वाले, वो लाखों साल पुराने, वो भी अभी भी यूज हो रहे हैं। एंड रिमेंबर सम टूल्स आल्सो मेड ऑफ बोन। सिर्फ वो पत्थर के नहीं थे स्टोन, अपन जैसे पढ़ रहे हैं कि ओल्ड स्टोन, लेट स्टोन टूल, न्यू स्टोन। ये चीज याद रखना कि सिर्फ स्टोन के नहीं थे। एग्जाम में सवाल आ जाए, स्टेटमेंट दे दे 4 कि इनमें से कौन सा रॉन्ग है, और अगर एक स्टेटमेंट ये होगी सम टूल्स वर मेड ऑफ बोन, आप बोलोगे यस बोन के भी। आप ये नहीं कि हाँ सिर्फ सर ने तो स्टोन ही स्टोन बताया था कि लेट स्टोन, ओल्ड स्टोन, ये स्टोन वो स्टोन, नहीं, इसके भी, ठीक है, बोन के भी। ये याद रखना, सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन। समझ आ रहा है आपको? मैं आपको साथ में बताता चलता हूँ कि किस तरह से सवाल आते हैं, क्योंकि मैंने खुद इतने पेपर्स बनाए काफ़ी सारे एग्जाम्स के लिए, और मैंने इतने सारे पेपर्स देखे हैं इंडिया के जिनका मुझे आइडिया है। तो इसलिए मुझे पता है कि सवाल किस तरह से एग्जामिनर घुमाता है, ठीक है। तो ये आपका
यहाँ पे अगर जैसे दे दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वर नॉट मेड, यानी कि किस चीज़ के टूल्स नहीं बनते थे, तो आपका एक स्टोन दे दे तो वो तो करेक्ट है, हमारे स्टोन के तो बनती है। बोन दे दे तो बोन पे भी करेक्ट टिक करना है। फिर तीसरा दे दे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, तो आयरन के भी हैं, कॉपर के भी, हम पीछे भी देखा था और आगे भी देखेंगे, ठीक है। या फिर आपको कुछ ये दे दे, प्लास्टिक दे दे, या फिर कि मतलब ऐसा कुछ दे दे कि जो कि एलिमेंट हमने अभी नहीं पढ़ा हो, ऐसा कुछ भी, तो आप उस पर टिक कर देंगे। या फिर बोल देगी नन ऑफ द अबव, तो आप उस पर टिक कर देना नन ऑफ द अबव, क्योंकि बोन के यूज होती थी। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक साइट के बारे में जो है बुर्जा होम। बुर्जा होम कहाँ पर है बेटा, मैं आपको फोटो के थ्रू दिखाता हूँ, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे बुर्जा होम, ठीक है, यहाँ जम्मू कश्मीर में। ये रहा बुर्जा होम, कहाँ पर है, भारत के सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में दिख रहा है। अब इसके बारे में क्या है वो हम पढ़ते हैं। बुर्जा होम प्रेजेंट डे कश्मीर, पीपल बिल्ट पिट हाउसेस। पिट हाउसेस का मतलब क्या है, पिट कि खड्डा खोद के उसके अंदर रहते थे। क्यों रहते थे, सोचो, रटना नहीं है। अब हम बेसमेंट बनाते हैं, आपने देखा होगा कि गर्मियों में थोड़ा ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म रहता है, तो खड्डा खोद के कहाँ बनाएंगे, जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती हो। ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ेगी, हिली एरियाज़ में। हिली एरिया की साइड कौन सी थी, बुर्जा होम। बुर्जा होम का है कश्मीर में, तो आप बस ऐसे याद रखेंगे। एक और जगह लोकेशन थी यहाँ, गुफकराल भी थी जम्मू कश्मीर में, वो बाद में देखेंगे। तो आपसे कोई पूछे कि पिट हाउसेज जहाँ खड्डा खोद के लोग रहते थे, क्यों रहते थे, ठंड से बचने के लिए, क्योंकि थोड़ा जमीन के नीचे गर्म रहता है। हमने ये बेसमेंट में देखा होगा घरों में। सो पीपल बिल्ड पिट हाउसेज। सवाल आ सकता है कि पिट हाउसेज कहाँ मिले हैं, तो आप बोलोगे बुर्जा होम, मतलब कि कश्मीर के अंदर। विच वर डग इनटू द ग्राउंड विद स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, दीज मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, ठीक है, प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। ठंड बहुत पड़ती है, आज भी जो है वहां बर्फ पड़ती है कश्मीर में, तो इसलिए लोग जो है पिट हाउसेस बनाते थे। अगला देखते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड हट्स। सवाल क्या बनेगा वो भी मैं बताऊंगा। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये चीज़ भी फाइंड की, पुरातत्वविदों ने क्या फाइंड किया है कि जो चूल्हा था, हर्ट्स क्या होता है, चूल्हा, घर के अंदर भी और बाहर भी मिला है। आज भी होता है गाँव में ये चीज़। गर्मी का मौसम है तो अंदर घर में गर्मी लगती है, बाहर जो है चूल्हा लगाते और वहाँ पे खाना बनाते। सर्दियों के टाइम में बाहर ठंड लग रही होती तो गर्मी में मतलब कि अंदर जो है थोड़ा गर्म रहे, तो इसलिए घर के अंदर खाना बनाते हैं चूल्हे पे। तो सवाल आ जाए कि उस समय लोग जो है चूल्हा या हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड क्या यूज़ करते थे। स्टेटमेंट एक ये दे दे, आप बोलोगे यस बोथ इनसाइड। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनसाइड या सिर्फ आउटसाइड, नो, आप बोलोगे यस बोथ। Cooking huts both inside and outside the huts. We suggest that depending on the weather, कि गर्मी है सर्दी, जैसा कि आज भी होता है, people cook food in either inside यानी कि indoors और outdoors। अगला हम पढ़ेंगे मेहरगढ़। कहाँ पर है मेहरगढ़ बेटा, दिख रहा है फोटो में, ये यहाँ पर है, ठीक है। कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ये अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ पर जो है एक बोलन पास है, ये अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है पाकिस्तान की। तो ये हमारा मेहरगढ़ है और ये अभी कहाँ पर है, प्रेजेंट डे आप हिंदी में लिख लेना कि वर्तमान पाकिस्तान, प्रेजेंट डे पाकिस्तान। मेहरगढ़ कहाँ है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान। इसके बारे में पढ़ते हैं क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। दिस साइट इज लोकेटेड इन ए फर्टाइल प्लेन, मतलब ये उपजाऊ भूमि है, लोग खेती करते थे। नियर द बोलन पास, कहाँ पर था ये बोलन पास। अब ये बोलन पास कहाँ पर है बेटा, ये जो आपको जगह दिख रही है मेहरगढ़, इसी जगह यहीं पे ही आपका है बोलन पास। क्या है, बोलन पास, ठीक है, यही है बोलन दर्रा। तो ये यहाँ से रास्ता जो है कहाँ जाता था, आगे ईरान। ये जो आपको बॉर्डर दिख रही है, इधर ऐसे होते हुए सीधा ईरान जाते थे, which is one of the most important routes into Iran. Mehrgarh was probably one of the places where men and women learned to grow barley and wheat and rear sheep and goat for the first time in this area. आपसे पूछे कि first time in this area कहाँ पर wheat and barley का ग्रो होता था और sheep and goat का डोमेस्टिकेशन होता था, तो वो होता था मेहरगढ़ में। इसलिए हम इसको इतना
डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लर्न टू ग्रो बार्ले एंड wheat and rear sheep and goat for the first time in this area। ठीक है, कौन सा? मेहरगढ़। आगे बढ़ते हैं। Archaeologists have excavated the site, found evidence of many kinds of animals bones from the earliest levels। ठीक है, इसमें काफी लेवल्स पे मिला है कि जैसे जैसे खुदाई करते गए डिफरेंट टाइप के एनिमल्स नीचे 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 मिलते गए एक ही जगह पे। These included bones of wild animals such as deer and pig, हिरण और सुअर के। In later levels they found more bones of sheep and goat, and in still later levels cattle bones and most common, suggesting that this was animal that was generally kept by the people। अब इसके बारे में एक बार लिख के बताऊंगा, आपको इजी याद होगा। अब ये चीज देखो, आदमी है यहाँ पे, इसको जो है दफनाया गया है, बरी किया गया है और साथ में एनिमल्स भी डाले गए हैं। होता ये था कि अब किसी भी इंसान, बच्चा बड़ा, किसी भी की भी मौत हो जाती थी तो उसको दफनाते थे, दफनाने के साथ ही साथ में कुछ जानवर्स को भी डालते थे। लोगों का ये मानना था उस वक्त कि अब मरने के बाद ये क्या खाएंगे क्या पिएंगे, तो इसलिए साथ में एनिमल्स डाल देते थे ताकि इनका पेट भरता रहे। तो उस समय लोगों की इतनी समझ नहीं थी इस वजह से। तो आप ये फोटो के थ्रू क्लियर है, ये साथ में एनिमल्स दिख रहे हैं ह्यूमन स्केलेटन के साथ। तो अभी जो इसमें ये लेवल्स का क्या मतलब है पता है बेटा? इसमें ये कह रहा है कि जैसे मान लो अपना ये खुदाई की है, ये जमीन है, ठीक है, ये अपना हो गया एक ग्राउंड लेवल, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने मान लो खुदाई की, तो ये हो गया सबसे पहला फेज, ठीक है, ये हो गया अर्ली फेज, ठीक है, यही हमें बोला गया, ठीक है, अर्लीस्ट लेवल। तो यहाँ पर हमें कौन मिले थे? डियर एंड पिग, ठीक है, सॉरी ये हमारा अर्ली नहीं, ये लेटर होगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये बाद में हमें मिला है, ठीक है। फिर वो नीचे और खुदाई करते गए, ठीक है, नीचे और खुदाई की तब और उन्हें मिले, फिर और नीचे खुदाई की तब उन्हें और भी जो है डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मिले। ये ऐसे नीचे नीचे जाते गए, ठीक है, ये ऐसे एक्सकेवेशन होता गया, मतलब कि खुदाई होती गई। जैसे आज के टाइम जेसीबी खुदाई करता है उसी तरह। तो अभी इसमें हुआ क्या? तो सबसे नीचे इन्हें क्या मिला पता है? डियर एंड पिग। तो सबसे नीचे यहां पे कौन मिले? यहां मिले हिरण और सुअर, क्योंकि उस समय क्या है, हंटिंग करते थे, तो हंटिंग इनकी करते थे डियर एंड पिग की, तो इनके जो है दफना देते थे। फिर उसके बाद उन्होंने जैसे डोमेस्टिकेशन किया, इसीलिए देखो डियर एंड पिग इन लेटर लेवल्स दे फाउंड मोर बोन्स ऑफ शीप एंड गॉट। उसके बाद जैसे कि हमें पता है कि भेड़ और बकरी रखने लगे, तो उसके बाद जो है फिर वो उन्होंने इनके ऊपर किन्हें दफनाया? शीप एंड गोट। इनका यूज भी लेते थे और इनको मीट के लिए भी यूज कर लिया बाद में इन्होंने। और फिर उसके ऊपर इन्हें कौन मिले? कैटल बोन्स। कैटल मतलब कि अपना जैसे गाय भैंस, बफेलो, काउज, तो यहाँ पे कैटल्स। क्योंकि उसके बाद हम जनरली किसका यूज करें? ऑक्स, खेती के लिए, फार्मिंग के लिए, ठीक है, गाय भैंस, दूध वगैरह, दही घी, ये सब के लिए। तो उसके बाद जो है फिर सबसे ऊपर वाले लेवल पे कौन मिला है? जमीन के जस्ट नीचे वो मिले हैं कैटल्स के बोन्स मिले हैं, उसके नीचे शीप एंड गोट और उसके नीचे डियर एंड पिग। आप देखो रटना नहीं है, समझ ही आ रहा है, क्योंकि ये देखो जंगल में रहने वाले जनरली, ठीक है, तो इनका जो है डोमेस्टिकेशन होता नहीं था। उसके बाद डोमेस्टिकेशन किनका किया था? इनका। तो इनको तो मार के लाए, खाया और हड्डियां दफना दी। फिर उसके बाद इनको रखते थे और फिर जिस दिन इनका मन किया कि हाँ आज अब इनका मतलब वूल वगैरह नहीं आ रहा है, बूढ़े हो गए या मीट खाने का मन हो गया, तो उन्होंने शीप एंड गोट को खा के दफना दिया। फिर उसके बाद कैटल्स हो गए, ठीक है। तो ये इस तरह से इनका एक प्रोसेस था। अगला आप देखते हैं कि अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस, ठीक है। आपसे सवाल आ सकता है एग्जाम में, ये एक अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर हाउसेस कहाँ मिले? आप बोलोगे मेहरगढ़। मेहरगढ़ इज प्रेजेंट डे पाकिस्तान। जैसे आप देख लो, ये एक घर हो गया, आपको दिख रहा है, 4 कंपार्टमेंट है और एक तरह से स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में। तो आपसे सवाल आ जाए कि स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हाउसेस कहाँ मिले हैं, तो बेटा आप क्या बताओगे? मेहरगढ़, ठीक है। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। उसके अलावा यहाँ पे जो है ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट, या तो 4 या उससे ज्यादा कंपार्टमेंट्स थे।
क्लियर है? फोटो क्यों लाया हूं मैं? ताकि आपको लिटरली समझ आए कि हाँ दिख रहा है यहाँ फोटो में कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर शेप में है, 4 कंपार्टमेंट है। क्लियर है ये चीज? आगे चलते हैं। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड, अब देखो, अब खेती कर ली, अनाज आ गया, अब ग्रेन्स आ गए, लेकिन अब उन्हें खुले में थोड़ी ना रख सकते, जानवर खा जाए, पक्षी खा जाए, बारिश में भीग जाए, तो क्या करते थे? उनको स्टोर करना था। स्टोर के लिए या तो बास्केट बनाते, उनमें रखते, या फिर मिट्टी के बर्तन, क्ले पोट बना के उनके अंदर स्टोर करते, या फिर जमीन में खड्डा खोद के वहां रख देते थे। एज ग्रेन्स हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड। दूसरा, अब खाने के लिए तो यूज करते ही हैं, साल भर खाने के लिए यूज कर रहे हैं, उसके अलावा अब अगले साल खेती करते हैं। आज भी लोग गांव में यही करते हैं कि थोड़ा अनाज बचा लिया, उनको जो है जैसे बाजरा हुआ, गेहूं हुआ, तो इन सबको कैसे यूज करते हैं? बीज के तौर पे, कि कल को जो है खेती करेंगे तो इनको हम छांट देंगे खेत के अंदर। People had to think of ways of storing it. In many areas, they began making large clay pots. ठीक है, large clay pots, woven basket, ठीक है, stored for both food and seed. Clear है? और dug pit into the grounds. ठीक है, जमीन में खड्डा खोद के। Look at the table below to see where evidence of grain and bones of domesticated animals have been found. अब मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ जो भी आपके इंपॉर्टेंट साइट्स है और जहाँ पे जो भी हमें चीजें मिली है। सबसे पहले आता है हमारा मेहरगढ़, तो हमने अभी देखा ही था, वीट एंड बार्ले अर्लीस्ट जिनका यानी कि ग्रो हमने किया था। ठीक है, उसके बाद ग्रेन्स में, फिर उसके बाद शीप एंड गोट के बारे में हमने पढ़ाई था, और कैटल भी हमें मिले थे, बोन्स याद हो तो। सबसे ऊपर वाला फेज बेटा यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करके, ये देखो कैटल, शीप एंड गोट, क्लियर है? तो ये कहाँ मिले? मेहरगढ़ में। ठीक है, सवाल देखो, इधर से क्या क्या सवाल आएगा, उधर से आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो नहीं आएगा वो भी मैं बता दूंगा। तो ये एक तो याद रखना है आपको, ये याद रखना कि कहाँ मिला ये, तो कि मेहरगढ़ में। ठीक है, और मेहरगढ़ कहाँ है वो भी याद रखना, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, ये चीज याद रखना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नोट्स बना लो। ठीक है, फिर उसके अलावा राइस और फ्रेगमेंटेड एनिमल बोन्स, तो ये कहाँ है? कोल्डिवा। यहाँ पे आपको ये उधर वाला याद नहीं रखना है, इतना नहीं पूछते हैं जनरली बेटा कि राइस, फ्रेगमेंटेड एनिमल बोन्स मत याद रखना। ठीक है, आप बस ये याद रखना कि कोल्डिवा कहाँ है। तो कोल्डिवा कहाँ है बेटा पता है? कोल्डिवा है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है कोल्डिवा? उत्तर प्रदेश। फोटो के थ्रू दिखाता हूँ ताकि याद रहे। ये आपको दिख रहा है बेटा कोल्डिवा, ये कहाँ पर है? देखो इंडिया के मैप में यूपी के अंदर दिखाई दे रहा है ये जगह। तो कोल्डिवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर। रटना नहीं है, याद रखना, ये इमेज याद रखना कि कोल्डिवा हमने यूपी में देखा था। फिर अगला चलते हैं, राइस, कैटल, हुप मार्क्स ऑन क्ले सरफेस। ठीक है, तो ये हमारा है महागरा। महागरा भी कहाँ पर है? यहाँ पे बस आप ये लोकेशन याद रखना कि महागरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। देखो फोटो में, देखो दिख रहा है आपको महागरा, कोल्डिवा के जस्ट वेस्ट साइड में महागरा। ये भी कहाँ है? यूपी के अंदर दिखाई दे रहा है हमें। अगला है वीट एंड लेंटिल। ठीक है, वीट एंड लेंटिल, यहाँ पे लेंटिल भी मिला है। लेंटिल कहाँ मिला है? गुफक्राल। गुफक्राल कहाँ बेटा? कश्मीर के अंदर है। कश्मीर में कहाँ? बुरजाहोम के पास। ये जैसे यहाँ पे हमें बुरजाहोम दिया है, अगर आपसे कोई पूछे कि गुफक्राल कहाँ है, तो आप बताओगे कि गुफक्राल भी यहाँ कश्मीर के अंदर है। मैंने आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, आप याद रखना कि गुफक्राल कहाँ पर है? कश्मीर के अंदर, बुरजाहोम के नीचे। फिर अगला हमारा देखते हैं, अगला क्या चीज है। अगला है हमारा बुरजाहोम आ गया, तो इसमें वही वीट एंड लेंटिल। डॉग, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे डॉग के बारे में भी मेंशन है। कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो का भी मेंशन है, तो ये याद रखना। एक तो मैंने फर्स्ट वाले का याद करवाया था आपको, एक ये यहाँ लेंटिल का, और तीसरा ये इनका कह रहा हूँ। क्यों? यहाँ पे डॉग भी मिला है, कुत्ता भी मिला है। ठीक है, डॉग के बोन्स मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं डॉग के बोन्स? बुरजाहोम। और बुरजाहोम हमने देख लिया अभी कश्मीर के अंदर है। ठीक है, पूछा जाए बुरजाहोम का है, कश्मीर के अंदर है। डॉग एंड बफेलो के कहाँ रिमेन्स मिले हैं? बुरजाहोम में। फिर आता है वीट, ग्रीन ग्राम, ये एक अलग है, ग्रीन ग्राम। ठीक है, एंड ऑक्स भी मिला है, बफेलो एंड ऑक्स। ये कहाँ मिला है? चिरांड। पूछा जाए कि ये कहाँ मिले हैं, ग्रीन ग्राम, ऑक्स, तो आप बोलोगे चिरांड। ठीक है, चिरांड कहाँ पर है? अगर सवाल आ जाए तो आप लोकेशन क्या बोलोगे? बिहार के अंदर है बेटा। कहाँ है? बिहार में। फोटो देखो, फोटो में ये दिख रहा है चिरांड। चिरांड कहाँ पर है? बिहार एरिया में दिख रहा है, हमें क्लियर मैप में भी दिख रहा है चिरांड, और चिरांड कहाँ है? बिहार के अंदर है। अगला मिलेट, कैटल, शीप, गॉट, पिग। ठीक है,
पिग भी यहाँ पर मिला है, पिग की रिमेन भी, ठीक है। और ये कहाँ पर मिला है, वैसे ये बाकी सारों के साथ कॉमन है, तो इतना यानी कि ज़्यादा हमें इसको वेटेज नहीं देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है हमें मिलेट का भी एक बार जो है मेंशन किया गया है, तो इस हिसाब से आप देख लोगे कि मिलेट कहाँ मिला है हमें, मिलेट मिला है हल्लूर में। सवाल है कहाँ मिला है, तो आप बोलोगे हल्लूर में। हल्लूर कहाँ है, हल्लूर एक्चुअली एनसीईआरटी में भी गलत दिया है, गेस ये एनसीईआरटी का फोटो, इसलिए हल्लूर आंध्र प्रदेश में नहीं है, आप इसको करेक्ट कर लो। हल्लूर आपका है बेटा कर्नाटक में। कहां पर है, कर्नाटक में है। कहां पर है बेटा, कर्नाटक। फोटो के थ्रू आपको दिखाता हूं मैं हल्लूर कहां है। देखो ये रहा हमारा हल्लूर, कहां पर दिख रहा है हमें, कर्नाटक में दिख रहा है, तो हल्लूर हमारा है कर्नाटक में, आप करेक्ट कर लेंगे, आंध्रा में नहीं है। फिर आ रहा है ब्लैक ग्राम, और हमारा क्या, मिलेट, कैटल, शीप एंड पिग, बाकी सब वही है। ये कहाँ मिला है, पय्यमपल्ली में। कहाँ मिला है ब्लैक ग्राम, पय्यमपल्ली में। और पय्यमपल्ली कहाँ है, ये भी आंध्रा में नहीं है, तो ये हमारा एनसीईआरटी गलत हो गई। ये हमारा पय्यमपल्ली पता है कहाँ है बेटा, ये हमारा है तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु। आपसे अगर एग्जाम में सवाल आ जाए बेटा कि पय्यमपल्ली जो है साइट कहाँ पर है, पय्यमपल्ली साइट कहाँ है, तमिलनाडु। ये देखो ये रहा पय्यमपल्ली, और ये हमारा तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश से तो बहुत दूर है। अगर केरल कर्नाटक बोला होता तो भी हम सोचते एक बार। पय्यमपल्ली कहाँ है, तमिलनाडु में। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा लोकेशन, सबने यहाँ पे सारी देख ली है। अब हम बढ़ते हैं और आगे आता है केव पेंटिंग। केव पेंटिंग का मतलब क्या है बेटा, कि गुफा चित्र, नाम से ही पता पड़ रहा है, केव के अंदर पेंटिंग। अब पहले के जमाने में लोग क्या है कि कहाँ रहेंगे, झोंपड़ी वगैरह कुछ थी नहीं, तो वो कहाँ रहते थे, केव्स में, रॉक शेल्टर्स या कहीं गुफा बनी हो तो वहाँ रहते थे। क्यों रहते थे, एक तो जो है वो उन्हें एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, लायन, टाइगर, इन सब से बचाएगा, पहला रीजन तो ये, फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। सेकंड थिंग, गर्मी पड़ रही है, छाया मिल गई, ठीक है। हीट, फिर रेन, बारिश हो रही है तो रेन से बचने के लिए, विंड, तेज हवाएं चल रही, विंड, तो एक्सट्रीम क्लाइमेट लाइक हीट, रेन एंड विंड, ये तीन चीजें, और वाइल्ड एनिमल्स। क्लियर ये चीज, क्लाइमेट एंड एनिमल्स से। तो अब वो क्या करते थे कि उस समय, अब चलो केव के अंदर बैठे हैं, अब बैठे बैठे क्या करें, ना टीवी थी, ना मोबाइल था, ना इंस्टाग्राम था, ठीक है, कुछ नहीं था। तो फिर उन लोगों ने क्या किया कि पेंटिंग करना स्टार्ट किया। कलर कहाँ से लाए, जो भी मिनरल्स मिलते थे उसमें, लिमोनाइट हो गया, ठीक है, आयरन के हो गए, तो उन डिफरेंट जो मिनरल्स थे उनसे इन्होंने जो है उनको कलर की तरह यूज़ किया। ब्लैक कलर के लिए चारकोल यूज़ कर लिया। बनाते क्या थे, जो वो रोज़ देखते थे करते थे। हंटिंग हो गया, अगर डांस करते थे तो डांस का फोटो बना दिया। जैसे यहाँ आप देखोगे तो ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, घोड़े के ऊपर बैठे हुए जानवर किसी के ऊपर, तो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे ये जैसे कि पिग बना रखा है तो वो उसको पकड़ रहे हैं, तो हंटिंग वगैरह हो गया। तो हंटिंग के सीन और सेलिब्रेशन के सीन्स जो है केव में पेंटिंग करते थे। द हिस्ट्री ऑफ केव पेंटिंग इन इंडिया और रॉक आर्ट रेंज फ्रॉम ड्राइंग्स एंड पेंटिंग फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स, बिगिनिंग इन द केव्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में कहाँ बेटा, भीमबेटका, नाम सुना होगा भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। Central India typified by those at the Bhimbetka rock shelters from around 10,000 years ago. भीमबेटका, तो आपसे कोई पूछे कि केव पेंटिंग, तो केव पेंटिंग कहाँ पर, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, कब, 10,000 years ago, मतलब कि 8,000 बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है। ये चीज, अब जोरवे कल्चर के बारे में एक बार मैं आपको मैप में भी दिखा दूं। ये देखो फिर से दिखा रहा हूं मैं, भीमबेटका दिख रहा है, कहाँ पर है, एमपी के अंदर है। यहाँ हमारा रॉक या जो मतलब कि केव पेंटिंग, रॉक शेल्टर्स के अंदर या केव के अंदर पेंटिंग होती थी। आगे चलते हैं जोरवे कल्चर। जोरवे कल्चर के बारे में ये है कि वेयर डेड्स वर बरीड इन दी हाउस, कोई भी इंसान मर जाता था उसको घर के अंदर ही दफना देते थे। दफनाने के साथ ही वो लोग जो है इस तरह के पोट यूज करते थे, तो वो जो है उसके साथ ही डाल देते थे कि अगर मान लो कि अगले जन्म में या मरने के बाद इंसान को कुछ खाना है, पीना है, तो वो कहाँ से खाएगा, तो कि बर्तन साथ में डाल दो। तो इसलिए आप ये देख रहे हो कि लोग जो है डेड बॉडीज के साथ में पोट्स भी डाल देते थे, बरी कर देते थे। तो अगर हमारा सवाल आ जाए कि डेड्स वर बरीड इन द हाउस इन विच कल्चर और विच प्लेस, तो आप बोलोगे जोरवे। आपको बोल देंगे कि मेरगढ़, बुरजा होम, ठीक है, चिरांड या फिर कि जोरवे, तो आप बोलोगे जोरवे।
क्लियर है ये चीज, याद रखना इंपॉर्टेंट है। जोरवे वेयर डेड्स वर बरीड इन द हाउस। दूसरा, यहाँ पे ब्लैक ऑन रेड वेयर यूज होता था। अब देखो फोटो में देखो, ये ब्लैक दिख रहा है, ये रेड था, उसके ऊपर यहाँ पे जो है ब्लैक कलर कर दिया ये। तो आप एक चीज ये भी यहाँ पे देख सकते हो कि ब्लैक ऑन रेड वेयर कहां पे यूज होता था? जोरवे। अच्छा, ये जोरवे कहां था? जोरवे हमारा प्रेजेंट डे महाराष्ट्र आप मान लो, और जो मालवा का रीजन है, ठीक है, मध्य प्रदेश वगैरह, वहां पर। ये रहा हमारा जोरवे कल्चर का फोटो। तो ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे जोरवे कल्चर लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये हमारा है जोरवे कल्चर। कहां पर है? मेनली आपको महाराष्ट्र में दिख रहा है, थोड़ा बहुत जो है हमारा कर्नाटक भी है, तेलंगाना भी है, झारखंड भी है, ठीक है, झारखंड नहीं सॉरी छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, फिर मध्य प्रदेश है, थोड़ा सा हल्का सा गुजरात के अंदर भी है। तो मेनली ये कहां पर है? मेनली आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे महाराष्ट्र के अंदर है जोरवे कल्चर। क्लियर है फोटो? ठीक है। और ये देखो हड़प्पन सभ्यता दिख रही है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आहड़ का, गणेश्वर, जोधपुरा कल्चर, ये सब भी यहाँ पे मेंशन है। अब इसके बारे में, द जोरवे कल्चर वॉज चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक था ये। आपसे पूछा जाए कि जोरवे कल्चर कैसा था? चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक का मतलब क्या है बेटा? कि कॉपर के टूल्स यूज होते थे, ठीक है, कॉपर स्टोन टूल्स। कल्चर विच एग्जिस्टेड इन लार्ज एरियाज ऑफ व्हाट इज नाउ महाराष्ट्र स्टेट इन वेस्टर्न इंडिया। कहां पर? महाराष्ट्र। मेनली मैंने आपको फोटो के थ्रू भी दिखा दिया, रखने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र साइड स्टेट इन वेस्ट इंडिया, ऑल्सो रीज नॉर्थ इनटू द मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। ये भी हमने देखा था, मालवा में भी हमें दिखा। इट इज नेम्ड आफ्टर द टाइप साइट ऑफ जोरवे, मतलब कि ये इसका जोरवे कल्चर इसलिए भी नाम रखा है क्योंकि वहां पर एक जगह है जोरवे करके, उसके नाम पे जोरवे कल्चर रखा गया। द अर्ली फेज ऑफ कल्चर इज डेटेड टू, अर्ली जो है 1400 to 1000 BC, और उसके बाद जो लेटर फेज है वो है 1000 से 700। तो करीब करीब हमारा 1400 से 700 700 ईयर्स का ये पीरियड था या कल्चर था। तो कब से कब तक था? 1400 से 1000 और फिर 1000 से 700, तो टोटल 1400 से 700 तक। नेक्स्ट देखते हैं। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर फॉर सेवरल 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. They also knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food. They also hunted animal. तो एक तरह से हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि along the bank of नर्मदा river we found gatherers and hunters. कह सकते हैं ये कि अर्लियर जो पीपल थे वो कहां पर थे? अंडर गैदरर्स, वो नर्मदा रिवर। अब नर्मदा रिवर कहां है बेटा? ये देखो, ये रही नर्मदा रिवर, दिख रही है आपको? एमपी के अंदर से होती हुई, मध्य प्रदेश से होती हुई, गुजरात से निकल के अरेबियन ओशन या अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, क्लियर है? ये रही नर्मदा रिवर। अगेन आपको ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है नर्मदा है, फिर नीचे ताप्ती रिवर है। कौन सी? ताप्ती। तो ये विंध्यास के नीचे। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो यहां पर जो है कौन? हंटर गैदरर्स नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी किनारे क्यों? उन्हें पीने के लिए पानी चाहिए, ठीक है, तो इस वजह से। गारो हिल्स वर सम ऑफ द अदर एरियाज। अच्छा, गारो हिल्स कहाँ है बेटा? गारो हिल्स हमारा है मेघालय में। कहाँ है? मेघालय। मेघालय में एक्चुअली 3 हिल्स पास है। जैसे ये अपना मेघालय, अगर आपने मैप में देखा होगा तो यहाँ पे सबसे पहले ये 3 तरह से पार्ट में डिवाइड है एक तो, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाता है गारो हिल्स। कौन सी है गारो हिल्स? मैं आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, क्योंकि ये बेसिक्स है। गारो हो गया। उसके बाद यहाँ बीच में आती है खासी हिल्स। इनका ये मतलब ऐसे नाम क्यों है? क्योंकि यहाँ ये 3 तरह की ट्राइब्स रहती है, जनजाति। गारो जनजाति, गारो ट्राइब, खासी ट्राइब एंड जैंतिया ट्राइब। तो इसीलिए इनके हिल्स के नाम पड़ गए गारो हिल्स, खासी हिल और जैंतिया। तो अब गारो हिल्स के बारे में क्या कह रहा है बेटा, देखते हैं। गारो हिल्स वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। तो एग्रीकल्चर कहाँ डेवलप हुआ था आपसे पूछा जाए? गारो हिल्स में, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ था हमारा? वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, तो यहाँ पर हुआ था। अब मैप में आपको मैं दिखाऊं बेटा, तो ये यहाँ पर है गारो हिल्स। कहाँ पर है? यहाँ पर है गारो हिल्स, बांग्लादेश के ऊपर, हमारा जो मेघालय है उसके अंदर। और
द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। विंध्यास कहाँ है? ये नर्मदा रिवर है, ये विंध्यास है, तो इसके नॉर्थ में राइस वाज फर्स्ट ग्रोवन। तो आपसे पूछे कि राइस सबसे पहले कहाँ ग्रो हुए, तो आप क्या बोलोगे? नॉर्थ ऑफ विंध्यास। बस इतना, वन लाइन स्टेटमेंट। क्लियर है ये चीज? अगला, अबाउट 4700 ईयर्स एगो, 4700 साल पहले, इसका मतलब हम ये जो है अभी एडी के 0 से 2000, अभी हमारा 2022 चल रहा है, तो ये हम 2000 हटा दें तो करीब 2700 BC, बिफोर क्राइस्ट एरा। सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, इंडस के किनारे, जिसको हिंदी में कहते हैं सिंधु नदी, और जिसको हम क्या कह रहे हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो वो कब हुई थी? याद रखना ये चीज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यता 4700 ईयर्स एगो, जिसको हम ये भी कह सकते हैं 2700 BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा। ठीक है बेटा? फ्लोरिश ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर इंडस, ठीक है, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? जो कि छोटी नदियां होती है और उस बड़ी नदी के अंदर आके मिलती है। तो यहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, ठीक है। मोहनजोदड़ो तो दिख ही रहा है इंडस के, देखो यहाँ पर है, इंडस के बैंक पे। हड़प्पा इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी? रावी रिवर। कौन सी? रावी रिवर। तो ये कौन सी रिवर है बेटा? रावी रिवर। इसके बैंक पे हड़प्पा हुआ करता था। ठीक है, क्लियर है ये चीज? समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। फिर लेटर अबाउट 2500 ईयर्स एगो सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। 2500 ईयर्स एगो मतलब कि आज 500 BCE, ठीक है, 500 BCE developed on the banks of Ganga and its tributaries and along the sea coast। तो ये गंगा था, इसके किनारे कौन सा? आपने सुना होगा मगध एम्पायर, अजात शत्रु, बिंबिसार, नाम सुने, हिस्ट्री में पढ़ेंगे उनके बारे में भी। तो गंगा नदी के किनारे तो सबसे पहले जो है कहाँ पे? सिटीज। यहाँ पे बात हो रही है सिटीज की बेटा, ये चीज याद रखना, इसलिए हम इनकी बात कर रहे हैं। बाकी लोग तो जो है रहते ही थे पूरे वर्ल्ड में, ऐसी कोई जगह नहीं थी। सिटीज, अर्लीस्ट सिटीज कहाँ डेवलप हुई? सबसे पहले हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, ठीक है, लोथल वगैरह नाम सुना होगा आपने। तो वो तो थी इंडस के, सबसे पहली जो है इंडस। आपसे एग्जाम में सवाल आ सकता है कि सबसे अर्लीस्ट सिटीज कहाँ डेवलप हुई? इंडस के बैंक पे, या गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, कुछ भी देते आप बेटा टिक करोगे इंडस, मतलब कि सिंधु नदी। कंफ्यूज नहीं हो, गंगा पे टिक मत कर देना, गंगा पे तो बाद में आया 2500, और वो कब था? 4700 ईयर्स एगो। ठीक है, तो गंगा के किनारे पे जो है कब? 2500, मतलब कि 500 BC। कौन सा? मगध। इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलोंग द रिवर टू द साउथ ऑफ गंगा, रिवर्स, ठीक है, अलोंग एरिया टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। ये आपको फोटो में दिख रहा है मगध। यहाँ पे ये हमें पता है, हमारी ये जो रिवर है गंगा, ये इस तरह से जाती थी। तो देखो इसके साउथ में मगध एम्पायर आपको दिख रहा है, ठीक है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, लाइक नाम सुना है, अजात शत्रु एंड बिंबिसार सेट अप अ लार्ज किंगडम, इन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था। उसके अलावा यहाँ पे ये क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि यहाँ पे आज भी आप देखोगे बिहार, झारखंड, यहाँ पे कितने मिनरल्स मिल रहे हैं, है ना। तो इनको जो इजीली हथियार, औजार वगैरह मिल जाते थे, तलवार वगैरह बनाते थे जिससे, तो वो इसलिए मगध एम्पायर यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ और बाकी जगह किंगडम नहीं बन पाया। फिर आते हैं भीमबेटका, जिसके बारे में हमने देख लिया था। प्रेजेंट डे कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। नोन एज हैबिटेशन साइट, ठीक है, वेयर पीपल लिव्ड। यहाँ पे सीधी सी बात है, लोग रहते थे, तभी तो उन्होंने केव्स के अंदर रॉक पेंटिंग की थी। These include cave and rock shelters. People choose these natural caves because they provided shelter from the rain, heat and wind. Natural caves and rock shelters are found in the Vindhyas and Deccan Plateau. जो ये नेचुरली बनी हुई, लोगों ने नहीं बनाई, केव या रॉक शेल्टर कहाँ मिल रहे हैं? फाउंड इन विंध्यास एंड डेक्कन प्लेट्यू। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू नर्मदा वैली। और ये रॉक शेल्टर कहाँ है? नर्मदा वैली। आपको फोटो के थ्रू दिखाता हूँ ताकि क्लियर हो, ठीक है। तो ये आपका जो है नर्मदा है, इसके आसपास ये जैसे भीमबेटका हो गया, यहाँ पे लोग रहते थे। उसके अलावा ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ब्राउन कलर का विंध्यास है ये, तो ये हमारे विंध्यास हो गए, ठीक है। सतपुड़ा हो गया, यही तो यहाँ पे लिखा था, ठीक है, कि देखो शेल्टर्स फ्रॉम द रेन, ये हो गया। फिर फाउंड इन विंध्यास एंड डेक्कन प्लेट्यू। अब हमारा डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है? ये हो गया डेक्कन प्लेट्यू। ये नीचे का जो एरिया है वो दक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेट्यू है। तो विंध्यास और यहाँ पे हमें
रॉक शेल्टर्स एंड केव्स मिले हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर, ये चीज समझ आ गया, ये भी हो गया। अगला देखते हैं हंसगी के बारे में। ठीक है, एक लोकेशन है हंसगी। तो हंसगी के बारे में क्या, एक बार क्विकली हम कंप्लीट कर लेते हैं ये। तो हंसगी कहां पर है? हंसगी हमारा है कर्नाटक में। कहां पर है? प्रेजेंट डे कर्नाटक। हमने इसके बारे में पहले भी देखा था। भीमबेटका, हंसगी और कर्नूल केव्स, ये 3 थे रेड ट्राइंगल में, याद हो तो, है ना, जहां पे एविडेंस मिले थे आर्कियोलॉजिस्ट को। तो हंसगी, ए नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स वर फाउंड हियर। ठीक है, ये तो हमने देखा ही था, ए नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा वो ये वाला है। यहाँ पे जो है एक हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, यहाँ फैक्ट्री थी। फैक्ट्री का कैसे पता पड़ा? क्योंकि यहाँ हर तरह के जो है टूल्स मिले यूज फॉर, ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ टूल्स यूज फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज, कि काटने के लिए, चीर फाड़ के लिए, आग जलाने के लिए हो, हंटिंग के लिए हो, ठीक है, या फिर खाना बनाने के लिए हो, जो कि टूल्स जैसे मोटर्स एंड पेस्टल्स हो गए। तो डिफरेंट टूल्स जो है जितने भी हो सकते हैं, फाइन कटिंग एज, तो वो मिले हैं। तो ये हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कहाँ मिली है? आपसे सवाल आ जाए कि कर्नूल केव्स या फिर कि भीमबेटका या बुरजाहोम, कहीं भी पूछे तो आप क्या बोलोगे? ये कहाँ मिला है? ये हमें मिला है हंसगी। ठीक है, हंसगी यहां पर मिला है, ये चीज याद रखना बेटा। मोस्ट टूल्स वर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन। अच्छा, दूसरा ये मोस्ट टूल्स बने किससे थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, टूल्स वर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन, मतलब कि चूने का पत्थर। किससे? चूने का पत्थर, लाइमस्टोन से, विच वाज लोकली अवेलेबल, वहां अवेलेबल था इस वजह से। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर आता है हमारा दाउजली हेडिंग। क्या नाम है? दाउजली हेडिंग। कहां पर है ये? ये हमारा है असम के अंदर। कहां पर है? असम के अंदर। आप लिख लो बेटा कि ये हमारा पड़ता है असम के अंदर। फोटो में देखो, आपको क्लियर दिख रहा है ये दाउजली हेडिंग। ठीक है, कहां पर है? ब्रह्मपुत्र नदी के बैंक पे, ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक पे। दिस इज ए साइट ऑन द हिल्स नियर ब्रह्मपुत्र वैली, क्लोज टू रूट्स लीडिंग इनटू चाइना एंड म्यांमार, या बर्मा जिसको कहते हैं। अब देखो ये यहां पर है, इसके इस साइड ये जो एरिया है ये क्या है? ये है म्यांमार या बर्मा, और ऊपर ये सारा तिब्बत है, तिब्बत चाइना का पार्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे चाइना हो गया। तो चाइना और म्यांमार के बॉर्डर पे। सवाल क्या बनेगा वो मैं बताऊंगा। एक तो ये लोकेशन याद रखनी कि असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के, ठीक है, कौन सी रिवर के बैंक पे? तो आप बोलोगे ब्रह्मपुत्र। ये एक सवाल बनता है हमारा, पहला सवाल। ठीक है, दूसरा, हेयर स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग मोटर्स एंड पेशल्स, जो कि हमने बोला था आटा बनाने के लिए, ठीक है, ग्राइंडिंग ग्रेन, have been found. These indicate that people were probably growing grain and preparing food from it. Other finds include jadeite, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में सवाल आ सकता है कि जेडाइट कहां से मिला है। तो आप क्या बोलोगे? जेडाइट मिला है हमें दाउजली हेडिंग से। ठीक है, और ये क्या है? ये एक तरह का स्टोन है जो कि इंडिया में होता ही नहीं है। तो वहां कहां से आया? वो आया चाइना से आया। कहां से आया वो आया हमारा चाइना से। ये चीज याद रखना। तो क्या आया था? जेडाइट आया था। कहां मिला है? दाउजली हेडिंग में। और कहां से आया? चाइना से आया है। याद रखेंगे ये चीज। अब हो गया हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं बेटा। बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर 8000 ईयर्स एगो। ठीक है, फिर एट द फर्स्ट सिटीज ऑन द इंडस, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, वो सारे कब है? 4700 ईयर्स एगो। सिटीज इन द गंगा वैली, मगध वगैरह, बिग किंगडम इन द मगध, ठीक है, 2500 ईयर्स एगो, मतलब 500 BC। अगला है मीजोलिथिक, मतलब कि मध्य पाषाण युग, याद है ना, वो हमारे 12,000, मतलब कि 10,000 BC से लेके 6,000 था। तो अराउंड जो है हम इसको 10,000 भी बोला जाता है कई बार। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह जो है अलग अलग टाइम पे मीजोलिथिक पीरियड भी रहा था। बिगिनिंग ऑफ द नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज 10,000 ईयर्स अगो। वहां 6,000 तो हम इसको BC था हमारा, तो आप 8,000 BC ये कह रहा है। ठीक है, कोई बात। बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। ठीक है, मतलब कि 10,000 BC जब वार्म कंडीशंस आने लगी तो हमने क्या किया? पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। तो बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन हुआ। फिर बिगिनिंग ऑफ सेटलमेंट एट मेहरगढ़ अबाउट 8,000 ईयर्स एगो। कब? अबाउट 8,000 ईयर्स एगो। मेहरगढ़ कहाँ है? प्रेजेंट डे पाकिस्तान। याद है? क्लियर है ये चीज? तो मेहरगढ़ कब स्टैब्लिश हुआ? 8,000 ईयर्स एगो, मतलब 6,000 BC। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। आप लोग भी देख के करो या पॉज कर लो वीडियो को। ठीक है, मैच द फॉलोइंग करते हैं अपन। तो हमारा इधर से देखना स्टार्ट करो। फर्स्ट बिग किंगडम हमें पता है मगध है। तो मगध कहां पर है बेटा? तो ये आ गया मगध। ठीक है,
फिर उसके बाद एक काम करते हैं, इसको रिमूव करते हैं ताकि क्या है कि ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये यहाँ पर आ गया। फिर आया है हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग एंड गैदरिंग हमें पता है, हमने कहाँ देखा था, नर्मदा। नर्मदा कहाँ है, ये रहा। तो ये हमारा पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है। सिटी इज अबाउट 2500 ईयर्स एगो, मतलब 500 BC। मगध था, तो हमारा मगध कहाँ पर पड़ रहा है, ठीक है, अबाउट हाँ, उसके अलावा फर्स्ट बिग किंगडम तो हो गया, लेकिन कहाँ पर, गंगा के किनारे, याद हो तो 2500। अगर 4700 लिखा होता तो हम इंडस कहते। 2500 कहाँ था, गंगा वैली, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे गंगा वैली। क्लियर है ये चीज। अगला है अर्ली एग्रीकल्चर। अर्ली एग्रीकल्चर हमने देखा था, गारो में था, गारो हिल्स में। और द फर्स्ट सिटीज कौन सी थी हमारी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये रहा इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। क्लियर है, हो गया हमारा। हिंदी में भी आप कर लें इस तरह से, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, सारे हो गए पांचों के मैच द फॉलोइंग। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है कि complete the sentences. Hunter gatherers choose to live in caves and rock shelters because to protect themselves from wild animals and bad weathers. ठीक है, बैड वेदर का हम और क्या बोल सकते हैं, विंड, रेन एंड हीट। क्लियर है ये चीज, ठीक है। हिंदी में भी बेटा आप लिख लेना। क्या लिखोगे बेटा हिंदी में? हिंदी में ये लिखना कि क्या शिकारियों ने गुफाओं और शैल आश्रयों में रहना चुना क्योंकि खुद को सुरक्षित रखने के लिए जंगली जानवरों और बैड वेदर, मतलब कि हम इसको बोल सकते हैं कि भीषण मौसम से, ठीक है। भीषण मौसम की मतलब कि जैसे हवा, बारिश और गर्मी से बचने के लिए, ठीक है। ये चीज क्लियर है। फिर ग्रासलैंड डेवलप्ड अराउंड वार्म कंडीशंस। अगेन वी नो ईयर्स एगो पूछा है तो आप बोलोगे 12,000 ईयर्स एगो, ठीक है। फिर अर्ली पीपल पेंटेड ऑन केव्स। केव्स के क्या, वॉल्स पे, तो आप लिखेंगे वॉल्स ऑफ केव्स। फिर इन हंसगी का है, कर्नाटक। टूल्स वर मेड ऑफ, चूने का पत्थर याद हो तो हम क्या लिखेंगे, लाइमस्टोन। क्या लिखेंगे, लाइमस्टोन। ठीक है। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। मिलेट्स हैव बीन फाउंड एट हल्लूर में, याद है मैंने आपको बोला था, मिलेट्स पे टिक भी किया था। ये देखो मिलेट जो है यहाँ पे हल्लूर में मिल रहा है और ऊपर नहीं था कहीं, तो इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। अगला देखते हैं। पीपल इन बुर्जा होम लिव्ड इन रेक्टेंगुलर हाउसेज। नहीं, तो ये हमारा जो है फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर हाउसेज कहां पर मिले थे, ये हमें मिले थे मेहरगढ़, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, याद है, ठीक है। क्लियर रखेंगे ये चीज, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। फिर है चिरांड इज ए साइट इन कश्मीर। नो, इसलिए ये भी क्या है, फॉल्स। क्यों, कश्मीर नहीं है, ये जो है यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ की बजाय हम जो है इसको यहाँ बोलते हैं चिरांड। कहाँ है, ये चिरांद है हमारा बिहार के अंदर। कहाँ है, बिहार के अंदर, इसलिए मैं आपको मैप के थ्रू फोटोज में लाया था, ठीक है। सो क्लियर है ये चीज। अच्छा एक चीज, एक करेक्शन कर लेना बेटा, अर्थ एंड सोलर सिस्टम ज्योग्राफी की जो क्लास थी उसमें लास्ट में एक क्वेश्चन था जो मैंने कंफ्यूजन, जल्दबाजी में हो जाता है कि ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड एज, कॉन्स्टेलेशन लिख दिया था, वो गैलेक्सी होगा। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। हो जाता है कई बार, क्या है कि जल्दबाजी में हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आप करेक्ट कर लेना बेटा कि ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड एज गैलेक्सी, ठीक है। कॉन्स्टेलेशन तो एक तारों, मतलब स्टार्स का एक छोटा सा समूह होता है, जैसे हमने देखा था उर्सा मेजर, बिग बियर, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप कि आज आपको जो है हिस्ट्री में क्लैरिटी मिली होगी। इवेंट्स पैलियोलिथिक 2.6 मिलियन ईयर्स एगो से लेके ये किस तरह से मेहरगढ़, मगध तक, हम मगध तक पहुँचे, ठीक है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। आई होप कि आपको यहाँ पे क्लैरिटी होगी, रटना नहीं पड़ा होगा, समझ आया होगा फोटोज़ के थ्रू। अगर लिटरली आपको समझ आया है, हमने एकदम सब चीज़ें फ़ोटोज़ के थ्रू देख के समझी है, उनको डिस्कस किया है, बैकग्राउंड स्टोरीज उनकी डिस्कस की है, जिसकी वजह से हमें क्लैरिटी है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं ताकि मुझे भी आइडिया रहे कि हाँ आपको अच्छे से प्रॉपर समझ आ रहा है, ठीक है बेटा। सो दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हिस्ट्री की, तो वो हमारी होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है।
तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। लाइव क्लास में मैथ्स रीजनिंग मैथ्स की है तो उसमें अटेंड करें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।